साथियों, हम चर्चा कर रहे थे आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर के लोक प्रशासन विषय के पेपर 1 की आंसर की के संदर्भ में। आइए देखते हैं। पूछा जा रहा है कौन सी लोक नीति अपनी प्रकृति में अन्यों से भिन्न है। तो पूंजीकरण यानी कि कैपिटलाइजेशन जो है वो बाकी सब जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनसे अलग रहेगी, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 रहने वाला है। इसके बाद पूछा जा रहा है कौन सा प्रशासनिक कानून के स्रोत के रूप में प्रत्याजित विधान का एक भाग नहीं है। तो इसका आंसर जो है वैध अपेक्षा का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन रहने वाला है। इसके बाद पूछा जा रहा है बजट को मूल्य के लेबल के साथ जुड़ी लक्ष्यों की श्रृंखला के रूप में निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो आरोन बुल्डॉस्की है। इसके बाद पूछा जा रहा है एफडब्ल्यू रिक्स के मॉडल के संदर्भ में आपको पता है हेट्रोजेनिटी, फॉर्मलिज्म और ओवरलैपिंग तीनों का जो सिद्धांत है वो एफडब्ल्यू रिक्स ने दिया है, पर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कुछ गड़बड़ है। जैसे कि ऑप्शन 1 जो है आपके पास, यह विधि द्वारा औपचारिक रूप से निर्धारित और वास्तव में जो व्यवहार में लाया जाता है उसके बीच अंतर या सहमति की डिग्री है। ये दरअसल जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है ये तो औपचारिकता की दे रखी है, इसलिए ऑप्शन 1 आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है विभिन्न प्रकार की प्रणालियों, प्रथाओं और दृष्टिकोणों की एक साथ उपस्थिति जो है ये दरअसल विजातीयता की बात होती है, ना कि औपचारिकता की, इसलिए ऑप्शन 2 भी आपका गलत हो जाएगा। और इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन 3 यानी अतिराव, यानी कि ओवरलैपिंग की बात की जा रही है। तो आंसर जो है आपका केवल 3 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एक ऐसा विवर्तित समाज की औपचारिक रूप से विभेदित संरचनाएं किस हद तक अविभाजित संरचनाओं के साथ सह अस्तित्व में रहती हैं, इसकी बात की जा रही है। तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 में बात की जा रही है ग्रेकुनास फार्मूला की। तो ये नियंत्रण का क्षेत्र यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड है। राजस्व लेखांकन का कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जो है वो 1976 में शुरू किया गया था, तो यही इसका आंसर रहने वाला है। इसके बाद बात की जा रही है टेक्निकल मैटर्स को लेकर के अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल यूनिट्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या कहलाती हैं। तो वो बिल्कुल कार्यात्मक विकेंद्रीकरण यानी कि फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। इसके बाद बात की जा रही है नीति निर्माण का जो ब्लैक बॉक्स मॉडल है वो किसने दिया था। तो वो ईस्टर्न ने दिया था, ईस्टर्न से रिलेटेड है ये। इसके बाद में बात की जा रही है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से संबंधित कौन सा सिद्धांत है। तो आपको पता है कि जब कार्यपालिका संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये ऑप्शन 3 जो है ये गलत है। फिर जब पार्लियामेंट यानी कि संसद जो है वो कार्यपालिका को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है, ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, क्योंकि भाई कार्यपालिका को कानून बनाने की शक्ति मिलेगी तो संसद से ही, क्योंकि मेन जो अथॉरिटी है वो संसद की है। उसके बाद बात की जा रही है, हमें कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। संचार तकनीकी क्रांति के पश्चात संचार के नए उपकरणों की सरल उपलब्धि से लोक प्रशासन पूरा लाभान्वित हुआ है, ये कथन बिल्कुल सही है। राजनीतिक व्यवस्था में संचार कार्य संपादन में नौकरशाही की बहुत बड़ी महत्वता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है, पर ये इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं पर सही व्याख्या नहीं है आर ए की। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, जिसमें पदोन्नति की बात की गई है। कौन सा एफिशिएंसी रेटिंग मेथड फॉर प्रमोशन इन सर्विसेज नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो मर्कली स्केल रहने वाला है, क्योंकि मर्कली स्केल तो दरअसल अर्थक्वेक से रिलेटेड है। बाकी आपका ग्राफिक रेटिंग स्केल, प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स और प्रॉप्स रेटिंग स्केल तीनों ही एफिशिएंसी रेटिंग मेथड जो है प्रमोशन के पदोन्नति के लिए कार्यकुशलता निर्धारण प्रणाली से रिलेटेड है। इसके बाद बात की जा रही है ऑडिटिंग की। देखिए यह एक टूल है लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव का, ये बिल्कुल सही है। ये जस्टिफाई करता है अकाउंट्स का विद रिस्पेक्ट टू कैटेगराइजेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और साथ ही ये कंट्रोल भी करता है मिस अप्रोप्रिएशंस और लीकेजेस ऑफ फंड्स को भी। तो इसका आंसर या तो ब से दे होगा या अब स दे होगा। यह संसदीय प्रणाली को उत्तरदायी बनाता है, संसदीय लोकतंत्र को उत्तरदायी बनाता है। इस ऑप्शन को लेकर हमें थोड़ा संशय है, क्योंकि जो फंडामेंटल जो सिद्धांत है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाने का, वो तो दरअसल कलेक्टिव मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी है संसद में, पर चूँकि जो फाइनेंस का सिस्टम है वो भी सारा एग्जीक्यूटिव के हाथ में ही है, और ऑडिटिंग की वजह से जो संसद है वो भी इसको देख पाती है,
और इसके लीकेजेस वगैरह जो हैं वो स्टैंडिंग कमेटीज़ के थ्रू सामने आते हैं। इस वजह से हो सकता है कि ऑप्शन ए जो है वो शायद इसमें कंसिडर किया जाए। अभी के लिए हम ऑप्शन 2 और 4 में से कोई एक रिजर्व पे डाल रहे हैं। इसके बारे में हम आपको बाद में बेहतर अपडेट कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में बात की जा रही है कोऑर्डिनेशन से संबंधित कौन सा उत्तर रहने वाला है। तो देखिए, इट अवॉइड्स डुप्लीकेसी इन वर्क, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा इट एसर्टन्स दैट नो इम्पॉर्टेंट वर्क रिमेन अनअटेंडेड, ये भी बिल्कुल सही है। और ये हार्मोनियस रिलेशंस भी इंश्योर करता है कॉमन गोल्स के सुनिश्चित करने के लिए, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। पर ऑप्शन 4 जो है आपका, दैट इट इज़ प्राइमरीली वॉलंटरी इन नेचर, ये ऑप्शन आपका गलत रहने वाला है, क्योंकि कॉपरेशन जो होता है वो ऐच्छिक प्रकृति का होता है, जबकि कोऑर्डिनेशन जो है उसकी बात फॉर्मल अथॉरिटी में फॉर्मल तरीके से की जाती है। आप देख सकते हैं जितने भी हमारे थ्योरिस्ट हुए हैं क्लासिकल थ्योरी के, गुलिक हो, फेहॉल हो, उन सभी ने कोऑर्डिनेशन की बात की है, यानी कि वॉलंटरी इन नेचर तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन द जहाँ पे भी है वो आपके ऑप्शंस कैंसिल हो जाएंगे। आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन 1 रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, जिसमें फ्रांस के संदर्भ में बात की गई है। कहा गया है कि इसका जो सीनेट है वो 6 साल के लिए बैठता है, ये बात बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर इज़ चोजन एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशंस, ये भी बिल्कुल ठीक है। सीनेट और नेशनल असेंबली जो है उनके पास ऑलमोस्ट इक्वल पावर्स होती है एक्सेप्ट फाइनेंस मैटर्स, तो ये कथन जो है ये आपका गड़बड़ हो गया है, क्योंकि एक्सेप्ट सिर्फ फाइनेंस मैटर्स नहीं होता, और भी कुछ मामले हैं जिन्हें साइड में रखना होगा हमें, वहाँ पर पावर जो है इक्वल नहीं रहती, इसलिए आपका ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद बात की जा रही है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। हम सभी को पता है जोन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो साइमन ने दिया है, ना कि मैकग्रेगर ने। तो ऑप्शन 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में बात की जा रही है राइट टू स्ट्राइक की। आपको पता है फ्रांस जो है वहाँ पर राइट टू स्ट्राइक दिया गया है। अमेरिका में इसके बारे में काफ़ी बात हुई थी पर वो फेवर में नहीं रहा, इसलिए फ्रांस आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद बात की जा रही है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की, कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। हमें पता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो हैं इंडिया में, दे आर अंडर द अपीलिएट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही बात है। इन सम केसेस जुरिसडिक्शन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट्स ऑल्सो एक्सटेंड्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपके साइबर से रिलेटेड जो मामले हैं उसके लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं बजाय सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा इन द एब्सेंस ऑफ स्टैचुरी रिक्वायरमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आर फ्री टू फॉलो एनी प्रोसीजर। हाँ, इनका जो प्रोसीजर है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, पर इन्हें नेचुरल जस्टिस जो है उसको ध्यान में रख कर के ही निर्णय देना होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैव ऑल जुडिशियल पावर्स, तो ऑल नहीं हो सकता, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये गलत है। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर